हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी TSSC एनम 2024 के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में एकदम शानदार तरीके से लेकर हाजिर हैं आपका नर्सिंग क्लास। तो पढ़ने वाले हैं रेबीज, मलेरिया और डेंगू का लेक्चर नंबर 6 एकदम शानदार तरीके से। तो पिछले वर्ष के पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की समय न बर्बाद करते हुए। और सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो टॉप 30 नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। तो कह रहा पहला क्वेश्चन, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में, जो हमारा मलेरिया परजीवी है उसके जीवन चक्र में मेरोजोइट किस अंग की कोशिकाओं को संक्रमित करता है। जो हमारा मेरोजोइट है वो किस प्रकार की अंग की कोशिकाओं को संक्रमित करता है, तिल्ली को, यकृत को, या रक्त की लाल कोशिकाओं को, या अस्थि मज्जा को। तो कह रहा मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में जो हमारा क्या है मेरोजाइट किस अंग की कोशिकाओं को संक्रमित करता है, तो हमारा रक्त की लाल कोशिकाओं को, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कह रहा डेंगू के लक्षण संक्रमण के कितने दिनों बाद दिखाई देते हैं। 1 से 2 दिन, 4 से 10, 15 से 20, 30 दिन। कह डेंगू के लक्षण संक्रमण के कितने दिनों बाद दिखाई देते हैं, तो हमारा हो जाएगा 4 से 10 दिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कह रहा रेबीज वायरस के लिए कौन सा आणविक परीक्षण सबसे विश्वसनीय होता है। एलिसा, RT-PCR, वेस्टर्न ब्लॉट या ग्लूटीनेशन टेस्ट। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो हमारा तीसरे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर RT-PCR। नेक्स्ट, कर मलेरिया के लिए WHO द्वारा अनुशंसित प्राथमिक उपचार कौन सा है। क्लोरोक्विन, आर्टिमिसिनिन बेस्ड कम्बिनेशन थेरेपी, या ACT, या एमोक्सिलिसिलिन, या एस्पिरिन। तो कह रहा मलेरिया के लिए WHO द्वारा अनुशंसित प्राथमिक उपचार कौन सा है, तो हमारा चौथे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिमिसिनिन बेस्ड कम्बिनेशन थेरेपी। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला कह रहा है डेंगू के गंभीर मामलों में प्लेटलेट्स सामान्यतः कितने तक गिर सकते हैं। 1 लाख प्रति माइक्रोलीटर, या 50,000 प्रति माइक्रोलीटर, या 20,000 प्रति माइक्रोलीटर, या 5 लाख प्रति माइक्रोलीटर। तो हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या, हमारा हो जाएगा 20,000 प्रति माइक्रोलीटर। नेक्स्ट, तो कह रहा है रेबीज संक्रमण में कौन सा लक्षण सबसे पहले प्रकट होता है। जल से डर लगना, लकवा, बुखार और झुंझुनी, मानसिक भ्रम। तो कह रहा रेबीज संक्रमण में कौन सा लक्षण सबसे पहले प्रकट होता है। तो रेबीज संक्रमण में कौन सा लक्षण सबसे पहले प्रकट होता है, तो यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुखार और झुनझुनी। बढ़ते हैं आगे। कर मलेरिया फैलाने वाले एनोफिलीज मच्छर में प्लाज्मोडियम परजीवी का कौन सा रूप मौजूद होता है। ट्रोफोजोइट, सिंजोट, स्पोरोजोइट, या गेमेटोसाइट। तो हमारा सातवें का राइट आंसर क्या होगा, मलेरिया के फैलाने वाले एनोफिलीज मच्छर में प्लाज्मोडियम परजीवी का मुख्य कौन सा रूप मौजूद होता है। तो हमारा सातवें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पोरोजोइट। तो बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो 8वां क्वेश्चन कर रहा है डेंगू वायरस शरीर में मुख्य रूप से किन कोशिकाओं को संक्रमित करता है। हीमोग्लोबिन कोशिकाएं, प्लेटलेट्स, डेंड्रिटिक कोशिकाएं और माइक्रोफेज, या न्यूरॉन। कर डेंगू वायरस शरीर में मुख्य रूप से किन कोशिकाओं को संक्रमित करता है। तो हमारा 8वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेंड्रिटिक कोशिकाएं और माइक्रोफेज। नेक्स्ट, कर रेबीज के लक्षण उभरने के बाद रोगी का जीवित रहना लगभग असंभव क्यों होता है। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण, वायरस द्वारा तंत्रिका तंत्र को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचाने के कारण, हृदय गति रुकने के कारण, या किडनी फेल्योर के कारण। तो कह रहा रेबीज के लक्षण उभरने के बाद रोगी का जीवित रहना लगभग असंभव क्यों होता है। तो हमारा 9वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायरस द्वारा तंत्रिका तंत्र को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचाने के कारण। तो हमारा 9वें का हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा मलेरिया का कारण बनने वाले परजीवी में कौन सा सबसे अधिक दवा प्रतिरोधी है। प्लाज्मोडियम वीवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवैल, या प्लाज्मोडियम मलेरिया, या प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। तो कह रहा मलेरिया के कारण बनने वाली परजीवी में कौन सा सबसे अधिक दवा प्रतिरोधी है। तो हमारा 10वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। नेक्स्ट, कह रहा डेंगू संक्रमण में त्वचा पर चकत्ते क्यों बनते हैं। प्लेटलेट्स की कमी के कारण रक्तस्राव होने से, वायरस त्वचा की कोशिकाओं को संक्रमित करता है, शरीर की एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण, या मच्छर के काटने की प्रतिक्रिया के कारण। तो कह रहा डेंगू संक्रमण से त्वचा पर चकत्ते क्यों बनते हैं। तो हमारा हो जाएगा प्लेटलेट्स की कमी के कारण रक्तस्राव होने से।
नेक्स्ट, कर रेबीज वायरस किस परिवार से संबंधित है? फ्लेविविरिडे या रैप्डोविरिडे या आर्थोमी मिक्सोविरिडे या कोरोना विरिडे। तो करा रेबीज वायरस किस परिवार से संबंधित है? तो हमारा हो जाएगा रैप्डोविरिडे यानी ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12वें का रैप्डोविरिडे। तो बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन तरफ। करा मलेरिया संक्रमण में कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावी होता है? फेफड़े, हृदय, लीवर और तिल्ली, किडनी। तो कह रहा है मलेरिया संक्रमण में कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो 13वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लीवर और तिल्ली। नेक्स्ट, करा डेंगू के गंभीर मामलों में सबसे घातक जटिलता क्या होती है? डिहाइड्रेशन, किडनी फेल्योर, सेप्सिस या मल्टी ऑर्गन फेल्योर और शाक। तो कह रहा है डेंगू के गंभीर मामलों में सबसे अधिक घातक जटिलता क्या होती है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मल्टी ऑर्गन फेल्योर और शाक। तो बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा रेबीज वायरस का आकार कैसा होता है? गोल होता है, स्पाइरल होता है या गोली बुलेट के आकार का या चतुष्कोणी। तो हमारा जो रेबीज वायरस का आकार कैसा होता है? हमारा होता है ऑप्शन नंबर सी गोली बुलेट के आकार का। नेक्स्ट, कर मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों के संक्रमण कैसे फैलता है? मच्छर संक्रमण कैसे फैलता है? संक्रमित व्यक्ति के खून को चूसने से, दूषित जल से, संक्रमित हवा से या शारीरिक संपर्क से। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 16वीं का ऑप्शन नंबर ए संक्रमित व्यक्ति के खून को चूसने से क्या होता? मलेरिया फैलाने वालों का मच्छरों का संक्रमण क्या होता? कैसे फैलता है? दूषित संक्रमित व्यक्ति के खून को चूसने से। नेक्स्ट, कर डेंगू बुखार के दौरान हेमटोक्रिट स्तर क्यों बढ़ जाता है? प्लेटलेट्स के कम होने के कारण, प्लाज्मा लीकेज के कारण, रक्त गाढ़ा हो जाता है, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के कारण या कृषि संक्रमण के कारण। तो कह रहा है डेंगू बुखार के दौरान हेमटोक्रिट स्तर क्यों बढ़ जाता है? तो डेंगू बुखार के दौरान हेमटोक्रिट स्तर क्यों बढ़ जाता है? तो हमारा 17वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मा लीकेज के कारण रक्त गाढ़ा हो जाता है। प्लाज्मा लीकेज के कारण क्या होता है? रक्त गाढ़ा हो जाता है। नेक्स्ट, कर रेबीज संक्रमण में कौन सा तंत्रिका लक्षण सबसे अधिक देखा जाता है? लकवा और अनियंत्रित झटके, सिर्फ सिर दर्द, केवल मांसपेशियों में ऐंठन या कोई लक्षण नहीं। तो कर रेबीज संक्रमण में कौन सा तंत्रिका लक्षण सबसे अधिक देखा जाता है? तो कौन सा देखा जाता है? तो हमारा 18वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लकवा और अनियंत्रित झटके। तो हमारा क्या हो जाएगा रेबीज संक्रमण के दौरान कौन सा तंत्रिका लक्षण सबसे अधिक देखा जाता है? तो हमारा 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लकवा और अनियंत्रित झटके। नेक्स्ट, कर प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम मलेरिया के गंभीर मामलों में कौन सी स्थिति हो सकती है? सेरेब्रल मलेरिया, निमोनिया, मेनिंजाइटिस, डेंगू शाक सिंड्रोम। तो कह रहा प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम में मलेरिया के गंभीर मामलों में कौन सी स्थिति हो सकती है? तो हमारा 19 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेरेब्रल मलेरिया। नेक्स्ट, कह रहा है डेंगू का कौन सा सीरोटाइप सबसे अधिक गंभीर बीमारी उत्पन्न करता है? डेनभी1 या डेनभी2 या डेनभी3 या डेनभी4। तो कह रहा है डेंगू का कौन सा सीरोटाइप सबसे अधिक गंभीर बीमारी उत्पन्न करता है? तो हमारा 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डेनभी2। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी डेनभी2। नेक्स्ट, कह रहा रेबीज के इलाज के लिए कौन सी प्रमुख दवा दी जाती है? रिबाविरिन या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन या रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन RIG या एजिथ्रोमाइसिन। तो कह रहा रेबीज के इलाज में कौन सी प्रमुख दवा दी जाती है? तो हमारा 21 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन। नेक्स्ट, कह रहा मलेरिया के लिए निदान के लिए रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किस पर आधारित होता है? DNA अनुक्रमण या एंटीजन पहचान या कल्चर टेस्ट या RNA विश्लेषण। तो कह रहा मलेरिया के निदान के लिए रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किस पर आधारित होता है? तो हमारा 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंटीजन पहचान। नेक्स्ट, कह रहा डेंगू हेमोरेजिक फीवर और डेंगू शाक सिंड्रोम में मुख्य अंतर क्या है? DHF में रक्तस्राव अधिक होता है जबकि DSS में शाक प्रमुख होता है। DSS में कोई रक्तस्राव नहीं होता, या DHF केवल बच्चों में होता है, या DSS केवल हल्का बुखार उत्पन्न करता है। तो कह रहा डेंगू हेमोरेजिक फीवर, DHF और डेंगू शाक सिंड्रोम में मुख्य अंतर क्या है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए DHF में रक्त स्राव अधिक होता है जबकि DSS में क्या होता है? शाक प्रमुख होता है। नेक्स्ट,
तो इसमें क्या DSS, इसमें देखिए क्या आपको नाम सही लग रहा है क्या, यस से शॉक, यस से शॉक, इसमें क्या यस नहीं है ना, तो क्या किया रक्तस्राव, फ्लड यानी फ्लड से ब्लड याद कीजिए, फ्लड, DHF यानी फ्लड, फ्लड से याद करिए क्या ब्लड यानी रक्तस्राव, एस से शॉक, DSS शॉक, शॉक प्रमुख होता है। नेक्स्ट, रेबीज वायरस मस्तिष्क में किन कोशिकाओं को विशेष रूप से प्रभावित करता है, एपिथेलियल कोशिकाएं या प्लेटलेट्स या न्यूरॉन्स या डेंड्राइटिक कोशिकाएं। तो कह रहा रेबीज वायरस मस्तिष्क के किन कोशिकाओं को विशेष रूप से प्रभावित करता है, तो हमारा 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूरॉन्स। नेक्स्ट, मलेरिया के प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम संक्रमण में कौन सी स्थिति अत्यधिक गंभीर होती है, सेरेब्रल मलेरिया, त्वचा संक्रमण, अस्थमा और गठिया। तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, मलेरिया के प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम संक्रमण में कौन सी स्थिति अत्यंत गंभीर होती है, तो हमारा 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेरेब्रल मलेरिया। तो बढ़ते हैं आगे, डेंगू वायरस को ट्रांसमिट करने वाला प्रमुख मच्छर कौन सा है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनाफिलीज, क्यूलेक्स, एडीज इजिप्टी या टाइफ्लोफिलस। तो कह रहा डेंगू वायरस में ट्रांसमिट करने वाला प्रमुख मच्छर कौन सा, डेंगू वायरस को क्या कहता है, ट्रांसमिट करता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने वाला क्या हमारा एडीज इजिप्टी है, यानी ऑप्शन नंबर सी, 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन तरफ। तो कह रहा रेबीज वायरस तंत्रिका तंत्र तक पहुंचने के लिए कौन सा मार्ग अपनाता है, परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण या लिम्फेटिक सिस्टम या परिधि तंत्रिकाएं या पाचन तंत्र। तो कह रहा रेबीज वायरस तंत्रिका तंत्र तक पहुंचने के लिए कौन सा मार्ग अपनाता है, तो हमारा 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिधि तंत्रिकाएं। नेक्स्ट, कह रहा गंभीर मलेरिया की पहचान के लिए WHO द्वारा कौन सा क्लिनिकल पैरामीटर देखा जाता है, तो हमारा शरीर का तापमान, खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा या ब्लड शुगर स्तर या सेरेब्रल डाइसफंक्शन और अंग विफलता। तो कह रहा गंभीर मलेरिया की पहचान के लिए WHO द्वारा कौन सा क्लिनिकल पैरामीटर देखा जाता है, तो हमारा हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर डी, सेरेब्रल डाइसफंक्शन और अंग विफलता। नेक्स्ट, कह रहा डेंगू के मरीज में प्लेटलेट काउंट खतरनाक स्तर तक कब गिरता है, 1.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर या 1 लाख प्रति माइक्रोलीटर या 50,000 प्रति माइक्रोलीटर या 20,000 प्रति माइक्रोलीटर। तो हमारा इस क्वेश्चन को अभी हमने पढ़ा है, तो हम राइट आंसर कौन था, 20,000 माइक्रो प्रति लीटर। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा रेबीज के खिलाफ प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस कब दी जाती है, केवल कुत्ते के काटने के बाद या हाई रिस्क ग्रुप वाले लोगों को पहले से ही या किसी भी वायरल संक्रमण के बाद या केवल जब लक्षण शुरू हो जाए। तो हमारा 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाई रिस्क ग्रुप के लोगों को पहले से ही। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपके कितने क्वेश्चन क्या हैं, सही हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।